खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। और मानव और पर्यावरण की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास जो है रहेगा इन्वायरमेंटल डिप्रेडेशन की क्लास रहेगा। कजेज एंड सोल्यूशन जो है इसका क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। यानी आप जानते हो कि ये क्लास समाप्त हो चुका है और ये क्लास ले ली चुकी है ये भी, और ये क्लास इसके बाद एक क्लास बचा हुआ है जो है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ बेटर इन्वायरमेंट, इसकी क्लास बची हुई है। उसके बाद हम लोग आईसीटी की क्लास शुरू कर देंगे। यानी ये तीसरी क्लास है, इसके बाद लास्ट क्लास ये नेक्स्ट होगा, फिर आईसीटी क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पर्यावरणीय क्षरण कारण और निवारण, इससे महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षा में क्या आ सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण क्षरण कारण एवं निवारण। ठीक है, पर्यावरण क्षरण को पर्यावरण अवनयन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये भी शब्द आएगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य के द्वारा और प्रकृति के द्वारा जो पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी की जा रही है उसे ही पर्यावरण क्षरण या पर्यावरण अवनयन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण क्षरण या अवनयन पर्यावरण में होने वाला अवांछित परिवर्तन या पर्यावरण में अव्यवस्था होता है। ठीक है, जिसके मानव व प्रकृति मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, एक दो बार इसको देख लीजिएगा तो आपको याद होगा। जैसे कि आप सबको मालूम भी होगा कि आपके एग्जाम के लिए सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है और अध्यक्ष का नियुक्ति भी 25 दिन बाद लिया जाना है और प्रक्रिया मुझे लग रहा है जल्द ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, सोर्स को ज़्यादा लंबा मत करिएगा, 2-3 किताब से ही पढ़ने की कोशिश करिएगा अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, और जो हम जीएस पढ़ा रहे हैं पहले उतना पढ़ लीजिए, एक दो बार 3 बार कम से कम पढ़ लीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। मानव द्वारा पर्यावरण क्षरण या अवनयन के अंतर्गत नगरीकरण, औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, पेड़ पौधों की कटाई, वृक्षारोपण की कमी, प्रदूषण आदि आता है। ठीक है, प्राकृतिक द्वारा पर्यावरण क्षरण या अवनयन के अंतर्गत ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सूखा, सुनामी, बाढ़ आदि आता है। ध्यान से देखिएगा, प्रकृति द्वारा पर्यावरण क्षरण या अवनयन के अंतर्गत ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, भूकंप, सूखा, सुनामी, बाढ़ आदि आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक विषय में जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ एक ऐसे देख लीजिएगा प्रश्न कैसे आएगा। पर्यावरण क्षरण के कारण, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि पर्यावरण क्षरण के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं या कौन से कारण नहीं है, या पर्यावरण क्षरण संबंधित कौन सा कारण असत्य है या सत्य है। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझे रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे पर्यावरण क्षरण के कारण क्या है। सबसे पहले वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद पॉल्यूशन, प्रदूषण, अनियोजित विकास के कारण जीव जंतुओं की संख्या में कमी, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का व्यापक इस्तेमाल, औद्योगिकरण में वृद्धि, छठवां है नगरीकरण में वृद्धि, सातवां है मानव द्वारा खुदाई, आठवां है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, नौवां है ऊर्जा उत्पादन के नवीन स्रोत, 10वां है तापमान में वृद्धि, 11वां है प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़ आदि। ठीक है, और पर्यावरण क्षरण के निवारण, क्या निवारण हो सकता है। सेम प्रश्न को भी ऐसे कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरण के निवारण के लिए सही है, ठीक है, या सही नहीं है, दोनों में कुछ भी डाल सकते हैं ऑप्शन को बदल के। तो पर्यावरण क्षरण के निवारण हेतु निम्न उपाय हैं। पहला, ठीक, जो आपने इसको देखा था, इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि वनीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके पहले पिछले क्लास में मैंने लिया था कि 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, आप जानते होंगे। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान में वन का जो है कितना % जो है इस समय वन भारत में है। 33% होना चाहिए, 33% नहीं है। ठीक है, और इसमें वृक्षारोपण कितना % हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, और उसको आप डाटा याद रखिएगा, आपको बताए थे। दूसरा है कि पर्यावरण क्षरण के निवारण में कि पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का समर्थन, जैसे पर्यावरण के अंतर्गत आप जानते होंगे जो जनजातियां होती हैं वो पूजा भी करते हैं पेड़ पौधों की, जैसे हम लोग के क्षेत्र में भी पूजा की जाती है, जैसे आंवले की पूजा की जाती है, बताया जाता है ईशानकोण में आंवला लगाया जाता है, केले की पूजा की जाती है, या कई पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। उसी बहाने क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण भी होता है, यानी प्रथाओं का समर्थन दिया जाए, कचरे का पुनर्चक्रण हो, ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, जनसंख्या का नियोजन किया जाए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, जल संरक्षण और वायु संरक्षण,
ये होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है पर्यावरण क्षरण हेतु अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पर्यावरण क्षरण हेतु अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। सबसे पहले आप देखिएगा, बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है हरित गृह प्रवाह। ठीक है, इसको हम बता के फिर आपको समझाते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित ऐसी गैसें जो पृथ्वी से निकलने वाली गैस या सूर्य के परावर्तित प्रकाश को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, उन्हें ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। जैसे जलवाष्प 36 से 32%। ये आंकड़ा कुछ कुछ किताबों में परसेंटेज का थोड़ा बहुत अंतर है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये आप याद रखिएगा, ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का संबंध ग्रीन हाउस गैस से नहीं है। ठीक है, आपको उसमें छांटना रहेगा। तो पहले आपने क्या देखा, जलवाष्प 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 55%, मेथेन 20%, ओजोन 2%, CFC कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 5% और आदि। ठीक है, इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। ये उसके लिए जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं हरित गृह प्रवाह क्या है, अपने सामान्य भाषा में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, किताब में भी लिखा हुआ है और आप जानते भी होंगे, फिर भी इसको देखेंगे। ठीक है, जब प्रकृति ने, यहां हम बात करेंगे नेचर का, नेचर ने जब पृथ्वी को बनाया, ध्यान से देखेंगे आप, नेचर ने इस पृथ्वी को बनाया जब, तो क्या किया नेचर ने कि पृथ्वी के साथ साथ एक गैसों का आवरण पृथ्वी के बाहर बना दिया। ध्यान समझिएगा। ठीक है, यहां हम देखेंगे इसने क्या किया कि गैसों का एक आवरण पृथ्वी ने बना दिया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, गैस, ध्यान समझेंगे, आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, गैसों का आवरण ये होना बहुत ही जरूरी है। एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न आ चुका था कि अगर पृथ्वी के बाहर ये गैसों का आवरण नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान कितना होता। आपके एग्जाम में भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर होगा -18 डिग्री सेल्सियस। यानी प्रकृति ने जब इस पृथ्वी को बनाया तो उसके गैसों का जो आवरण बनाया ये भी जरूरी है। अगर ये न हो तो कितना हो जाएगा, इस पृथ्वी का तापमान सभी जगह -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी आप जानते होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में बदल जाता है, हर जगह ठंडा बर्फ ही बर्फ होता है। इसलिए प्रकृति द्वारा पृथ्वी और ये गैसों के आवरण को बनाना बहुत जरूरी था, गैसों का आवरण। अब देखिए दिक्कत क्या आ रहा है, इसमें ध्यान समझिएगा, इससे कई प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपके। आप जानते होंगे यहाँ जो है सन है, सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि जब पृथ्वी पर आता है, ठीक है, सूर्य का प्रताप जब पृथ्वी पर आता है तो कुछ प्रकाश की किरणें, आप जानते होंगे बताया गया था सूर्य के प्रकाश से 8 प्रकार की किरणें निकलती हैं। तो कुछ किरणें क्या होता है जो पृथ्वी पर आता है और टकरा के वापस चला जाता है। ठीक है, टकरा के वापस चला जाता है, ये आया और टकरा के वापस चला गया, कुछ अवशोषित हो जाता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर प्रदूषण की वजह से, याद देखिएगा, प्रदूषण की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, अन्य गैसों की वजह से यह जितना घना होना चाहिए उससे भी ज्यादा सघन हो गया, बहुत ज्यादा सघन हो गया। और बहुत ज्यादा सघन हो जाने के कारण दुष्परिणाम क्या हुआ इसका कि जो सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जाती थीं, वो ये सघन होने के कारण ये वापस न जाके वापस दोबारा पृथ्वी पर घूम जाती हैं, दोबारा पृथ्वी पर घूम जाती हैं। बात को समझ रहे हैं आप लोग? पृथ्वी पर घूम जाने की वजह से क्या हो रहा है कि इस पृथ्वी का तापमान बढ़ जा रहा है।
पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, आपको इसके पहले के चित्र में बताए थे कि पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर यानी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ आप जानते होंगे 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, 12 महीना बर्फ से ढका होता है। यानी यहाँ ग्लेशियर, ग्लेशियर किसे कहते हैं, बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है। यानी ये ग्लेशियर जो ध्रुव पे ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, यानी बर्फ पिघल के पानी में बदल रहा है और पानी जो है समुद्र में आ रहा है और समुद्र का सतह ऊंचा उठ रहा है, यानी समुद्र का सतह बढ़ रहा है। इससे जो समुद्र तट के किनारे जो स्थल हैं, देश हैं, राज्य हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जैसे कहा जाता है 30-40 साल बाद बंबई का कुछ हिस्सा समुद्र में चला जाएगा। ये ग्लोबल, इसी को बोलते हैं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पे आप जो देखते होंगे सब्जियां, बेमौसम की सब्जियां भी बना दी जाती हैं। इसका भी एक चित्र का बना दिया जाए तो अगर ये ऐसे ये बना दिया जाए ऐसे टेंट डाल के, और इसमें टेम्परेचर को क्या किया जाता है कि जो है इसको एडजस्ट करके बिना मौसम की सब्जियां इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आप समझ गए होंगे। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्या आएगा प्रश्न, देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या आपको जोड़ा दे देगा परसेंटेज बनाने के लिए। तो आपको बिल्कुल ये गैस का नाम याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में जो है आ सकता है और यही पूछता है। ठीक है, एक प्रश्न नया ये भी याद रखिएगा कि अगर ये गैसों का आवरण नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रदूषण देखेंगे। प्रदूषण और प्रदूषक दोनों में अंतर याद रखिएगा। यहाँ प्रदूषण की बात हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण, पृथ्वी पर मनुष्य के कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में जो नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण अवनयन या क्षरण क्या होता है, पृथ्वी पर मनुष्य के कार्यों और प्रकृति के कार्यों से जो पर्यावरण को क्षति होती है उसे पर्यावरण अवनयन कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषक किसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे क है प्रदूषक, ये पॉल्यूशन अलग है और पॉल्यूटेंट अलग है, यानी प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, यानी पॉल्यूशन बढ़ाने वाले तत्वों को जो है पॉल्यूटेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रदूषक के माध्यम से ही प्रदूषण फैलता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, यानी प्रदूषण फैलाने वाले क्या बोलते हैं, प्रदूषक। ठीक है, प्रदूषक के प्रकार को विभिन्न आधार पर के अनुसार बांटा गया है। अब ये ग्रीन ग्रुप में मैंने कर दिया है, आप अगर यहाँ नहीं समझेंगे तो आगे क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे देखिएगा, यानी निस्तारण के आधार पर प्रदूषक क्या होता है, अवस्था के आधार पर प्रदूषक क्या होता है, स्वरूप के आधार पर प्रदूषक क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक क्या होता है, ये आपको जानना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निस्तारण के आधार पर प्रदूषक किसे कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रदूषक किसे कहेंगे, प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, निस्तारण के आधार पर प्रदूषक को दो भागों में बांटा गया है। पहला देखिएगा अन अपघटनीय प्रदूषक या नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जैसे प्लास्टिक, सीसा, पारा, आर्सेनिक, यूरिया आदि। ये क्या होगा, जमीन के अंदर, या ये कभी इनका गलन नहीं होता, जमीन के अंदर अगर गाड़ दिया जाए तो कई सालों तक ये जमीन के अंदर पड़े रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको अनअपघटनीय प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। आप समझ सकते हैं, प्लास्टिक, सीसा, पारा, आर्सेनिक, यूरिया आदि। अब देखते होंगे घर जब बनता है, नींव खोदी जाती है तो नींव से क्या निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, और वो प्लास्टिक और कुछ ऐसे पुकार उकार के जो आते थे पहले, जो गुटखा लोग खाते थे, उसके प्लास्टिक निकलता है, यानी वो सब क्या है, वो सब जो है गलता नहीं है। और अपघटनीय प्रदूषक क्या होता है, जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा इस प्रदूषक का अपघटन हो जाता है, इसलिए इस प्रदूषक को अपघटनीय प्रदूषण के नाम से जाना जाता है, जैसे जीवाश्म, मलमूत्र, सड़े गले पेड़ पौधे आदि। ठीक है, दूसरा है अवस्था के आधार पर प्रदूषक को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा द्वितीयक प्रदूषक। आसान है, कुछ प्रदूषक स्वतंत्र रूप से प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक के नाम से जाना जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, प्लास्टिक आदि। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक किसे कहेंगे, कुछ प्रदूषक ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरे प्रदूषक के साथ मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उन्हें द्वितीयक या संयुक्त प्रदूषक कहते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। तीसरा, स्वरूप के आधार पर प्रदूषक तीन प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, ये स्वरूप के आधार पर होता है। ठोस में आप देखेंगे कि कूड़ा करकट, मल, जैविक कचरा आदि। ठीक है, द्रव के आधार पे कारखानों से निकलने वाला द्रवित प्रदूषक होता है। गैस के आधार पे किसे कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ठीक है, आपको बताया गया था कि वायुमंडल में, वातावरण में अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 50% प्रदूषण फैलाता है।
यानी आधा से अधिक प्रदूषण यही फैलाता है। सबसे खतरनाक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी CO। इसे दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। सिगरेट के धुओं से, वाहनों से ये गैस निकलती है और ये क्या करता है कि शरीर में फेफड़ों के माध्यम से हीमोग्लोबिन में मिल जाता है और शरीर में हीमोग्लोबिन की गति को धीमा कर देता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी पिछले क्लास में बता दिए थे कि सूखा बर्फ किस गैस को कहा जाता है। सूखा बर्फ किस गैस को कहा जाता है? आग बुझाने में कौन सा गैस सहायक है? कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में कौन सा गैस पाया जाता है? ये आपको बताना है। नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग चौथा, उत्पत्ति के आधार पे प्रदूषक को दो भागों में बांटा गया है। आप समझ रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये देखिए उत्पत्ति के आधार पे, यानी ये हम लोग पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पे प्रदूषक को बांटा गया है। पहला मानव द्वारा प्रदूषक, दूसरा प्रकृति द्वारा प्रदूषक, जैसे खुले में शौच, मानव द्वारा प्लास्टिक का प्रयोग, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि। ठीक है, प्रकृति द्वारा प्रदूषक जैसे बाढ़ में आने के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आदि। प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, फिर भी इसमें देख लीजिए। पूरी कोशिश की गई है कि सभी इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। कंटेंट को इसमें डाल दिया जाए। ठीक है, मेरे वर्षों के अनुभव के आधार पर याद रखिएगा, मैंने जो इसको तैयार किया है और जो एग्जाम में मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो सभी कंटेंट इसमें है। तो हम लोग क्या करेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसको वायु प्रदूषण को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या वायु प्रदूषण के विषय में। वायु की विभिन्न गैसें जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वैसे किताब में लिखा है 0.0379%। ठीक है, ऐसे जानिएगा। आर्गन 0.9% आदि से मिलकर वायुमंडल का निर्माण करती हैं। इस प्रकार इन वायु की गैसों के संतुलन में नकारात्मक परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, यानी जो भी वायुमंडल में गैसों का संतुलन है कि नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0379%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन, क्रिप्टन, नियान, अन्य गैसें भी हैं, तो जो उनका जो गैसों का संतुलन है अगर वो बढ़ जाए तो वायु, या घट जाए या संतुलन बिगड़ जाए तो इसे वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि अर्थात वायुमंडल में गैसों के मिश्रण का बदलना वायु प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु में सबसे अधिक गैसों का मिश्रण नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, यानी कुल मिलाकर 99% है। वायु प्रदूषण के स्रोत के अंतर्गत श्वसन द्वारा, वस्तुओं को जलाने से, ज्वालामुखी विस्फोट से, यातायात से, वनों में लगी आग आदि से होता है। जैसे इसको आप याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, धान की खेत से, अब मैं पूछूंगा अगली क्लास में, इसलिए याद कर लीजिएगा। धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन, मार्स गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी से कहते हैं। एसी फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। CFC प्लास्टिक गैस भी कहा जाता है, एक बार वायुमंडल में छूट जाए तो जल्दी नष्ट नहीं होता। खनिज तेल शोधन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, याद रखिएगा। वायुयान के ईंधन से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। वनों की आग से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कई गैसें इससे निकलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे वायु प्रदूषण का मानव पर प्रभाव। ठीक है,
अब यहाँ देखेंगे मथुरा तेल रिफाइनरी मथुरा क्षेत्र में अम्लीय वर्षा अधिक होती है क्योंकि जो कारखानों से सबसे अधिक गैस सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। मथुरा और उसके आसपास के जिलों में अम्ल वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ की मृदा अम्लीय होती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है। इसलिए ऐसे मृदा में गुद्देदार या गुद्दे वाली फसल अधिक होती है, जैसे आलू, कद्दू, लौकी आदि। ठीक है, आप जानते होंगे पेठा किससे बनता है और पेठा नगरी किसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ गुद्देदार फल जो है अधिक होते हैं। ठीक है, एक फल होता है जिसे भतुआ के नाम से जाना जाता है और उसका बनाते हैं लोग पेठा। नेक्स्ट देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन गैसों का लगातार पत्थर पर गिरने की वजह से क्षरण होने लगता है। सल्फर डाइऑक्साइड पीला गैस होता है, इसी के कारण विश्व का 7वां आश्चर्य ताजमहल अम्ल वर्षा होने के कारण इसका रंग भी पीला होता जा रहा है। यानी संगमरमर का जो बना है, जो मकराना से जो पत्थर आया था वो सफेद है और अम्ल वर्षा के कारण जो है, एसिड रेन के कारण इसका रंग जो है पीलापन आ रहा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सिगरेट, पेट्रोलियम के दहन, लकड़ी के जलने आदि से निकलता है। सर्वाधिक वायु प्रदूषण अकेले 50% के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जिम्मेदार होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस श्वसन के माध्यम से श्वास नली में प्रवेश करके हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप यह हीमोग्लोबिन की गति को धीमा कर देता है, जिससे व्यक्ति का सांस धीरे धीरे फूलना शुरू होता है। अंत में उसकी दम घुटने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे खतरनाक गैस होता है। और आप याद रखिएगा, एग्जाम में आसान प्रश्न गलत ना हो। याद रखिएगा, आसान प्रश्न अगर गलत करेंगे तो वहीं उसी क्षण आप जो है कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कठिन होगा तो सबके लिए कठिन होगा, तो ऐसा कोई प्रश्न ना हो जिसका मुंह आप देखकर एग्जाम हॉल में न बैठिए। और याद रखिएगा, डर के आगे जीत है, इसलिए थोड़ा डरिए आप। एग्जाम है, इतने ज्यादा बच्चे बैठे हैं कि क्या कहा जाए। अब सोचिए, इतने लोग भगवान की पूजा मन्नत ही मांगते हैं कि भगवान ही पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीट कम है और मन्नत मांगने वाले अधिक हैं, तो किसकी भगवान पूजा करेंगे। वहां भी कंपटीशन है, भगवान के शरण में भी। कुल मिलाजुला के कर्म करिए, कर्म ही पूजा है, जो जीतेगा उसी के अंदर। याद रखिएगा, कभी हमेशा कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। याद रखिएगा, इस संसार में भगवान हैं कि नहीं है इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, गॉड हैं कि नहीं इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, यदि गॉड हैं तो भगवान हैं तो वो क्या करेंगे, वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कोई मेहनत कर रहा है और कोई उनके शरण में उनकी भक्ति कर रहा है तो मेहनत करने वाले से वो उसको जो है भक्ति करने वाले का नंबर आगे कर देंगे। ऐसा करेंगे तो भगवान नहीं है, और भगवान नहीं है तो हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। इसलिए कुल मिला जुला के आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी ऐसे आएगा। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ, मुझसे मेरे पास मैसेज आता है इतने बच्चों का, कभी कभी कॉल भी आता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे भूत की तरह पढ़ते हैं, हाई स्कूल इंटर बच्चों की तरह। सर नोट्स भेजिए, लिख लिए हैं सर, इसको याद कर लिए हैं सर, फोटो भेजते हैं सर व्हाट्सएप पे, और सर मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया जहां तक आप पढ़ा चुके हैं, और आगे हम उसको रिपीट करेंगे, एग्जाम जब डेट आएगा तो उसको रिवाइज करते रहेंगे। यकीन करिए, बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है जो आपका ये यूपीएससी 51 का है, क्योंकि ये जो गैपिंग मिली है इसमें बच्चे जो है रेस में आगे पीछे हो सकते हैं। वो तैयारी ठीक ठाक कर लें, इसलिए आप लोग पढ़िए एकदम विश्वास के साथ। ठीक है, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक पौधा लाइकेन होता है, जो शैवाल और लाइकेन का सजीवी होता है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। वायु प्रदूषण के लिए सफर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वायु प्रदूषण के लिए सफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। उद्योग धंधों के संचालन पर्यावरण के मानकों के आधार पर हो, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। कोई भी नौकरी मिले उसको लीजिए, सिविल के चक्कर में, तैयारी के चक्कर में, अधिकारी बनने के चक्कर में कोई नौकरी नहीं मिलता, इसलिए जो भी छोटा मोटा नौकरी मिले उसको पकड़िए। जल प्रदूषण देखिए, जल प्रदूषण किसे कहेंगे? पीने योग्य जल में अशुद्धि के मिल जाने से उत्पन्न समस्या को जल प्रदूषण कहा जाता है। अर्थात जल में ऐसे प्रदूषकों का मिल जाना जो जल की गुणवत्ता में परिवर्तन उत्पन्न कर दे, जल प्रदूषण कहता है। जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों के अंतर्गत कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, मानव जनित प्रदूषण, उद्योग धंधों से निकलने वाला कचरा, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन आदि है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम लोग जल प्रदूषण का मानव पर प्रभाव। ठीक है, ये आसान है बिल्कुल, एक दो बार देखेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ऐसा कुछ कठिन नहीं है। हैजा,
डायरिया, टाइफाइड, बैक्टीरिया जल प्रदूषण के द्वारा होता है। पीलिया विषाणु द्वारा होता है। पेचिस अमीबा द्वारा होता है। जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य व वनस्पतियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जल प्रदूषण जलीय जीव के जीवन के लिए खतरा तथा मृदा की गुणवत्ता में भी नकारात्मक परिवर्तन कर देता है। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, ठीक है। कल कारखानों के अपशिष्ट को जल में न बहाया जाए, ये तो सब लोग जानते हैं। खुले में शौच से रोक लगाया जाए, ठीक है। खुले में शौच गांव में न, जैसे मोदी सरकार ने गांव गांव में क्या किया, सबको फ्री में टॉयलेट बनवा दिया है। कई गांव के लोग तो टॉयलेट में जाते ही नहीं है कि जल्दी भर जाएगा, या कभी जो है बरसात के दिनों में कभी यूज करते हैं। हमेशा खुले में शौच के लिए हर व्यक्ति को रोकना चाहिए और जो है बढ़ावा देना चाहिए। मल मूत्र प्रदूषित जल को सीवेज प्लांट के माध्यम से शुद्ध किया जाए। कूड़े कचरे को जल में न बहाया जाए। जल में ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर पता चलता है। जल में अशुद्धियों के आधार पर अन्न होने वाले रोग निम्नलिखित है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में इसमें से प्रश्न आ चुका है। यहाँ जल में अशुद्धियां हो तो कौन सी बीमारी होती है, याद रखना है। सीसा क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, शरीर में खून की कमी, ठीक है, ये महिलाओं को अधिक होता है। नाइट्रेट की अशुद्धि से क्या होता है, बुलबेबी सिंड्रोम। कैडमियम की कमी से क्या होता है, इटाई रोग, ठीक है। आर्सेनिक की कमी से क्या होता है, ब्लैक फुट। और फ्लोराइड की कमी से क्या होता है, फ्लोरोसिस, ठीक है। एक प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हड्डी की समस्या होती है, वहां का पानी सबसे अधिक खराब है, और भारत का भारतीय हड्डी अनुसंधान संस्थान भी वही है। नेक्स्ट आपको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुछ गैसों के विषय हम लोग जानेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण के अंतर्गत आपको कंफर्म होगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण हम लोग चल रहे हैं, जैसे आपको बताया गया था, ऐसे देखिए क्लास में कि ये जो है ये हो चुका था, अब ये क्लास हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। जल प्रदूषण चल रहा है, ये हम लोग दे चुके हैं, इसी क्लास को ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाई जो है ऑक्साइड, ठीक है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.0379% है। पेड़ पौधों के लिए जीवनदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। वृक्षों के काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होने लगता है और वायुमंडल असामान्य हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विषय में देखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ने से ओजोन परत नष्ट होने लगता है। ओजोन परत सूर्य की परावैंगिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानिकारक गैस होता है जो हरित गृह प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब हम लोग आएंगे तीसरा, मृदा प्रदूषण, ठीक है। सॉइल पॉल्यूशन के विषय में जानेंगे। मृदा की गुणवत्ता में कमी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण से मृदा की उर्वरता जो है समाप्त होने लगती है। मृदा प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वनों का कटाव, अम्लीय वर्षा, मृदा की ऊपरी परतों पर कटाव, सूक्ष्म जीवों का अभाव, तापमान में उतार चढ़ाव व स्थानांतरण कृषि, कीटनाशक का प्रयोग और मृदा अपरदन। याद रखिएगा, मृदा प्रदूषण के ये कारण होते हैं। अब लोग चौथा आएंगे, ध्वनि प्रदूषण के विषय में जानेंगे, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, देखिए, ध्वनि की उच्च तीव्रता के कारण जब मस्तिष्क में विचलन उत्पन्न होने लगे। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। लगे तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से होता है। ग्रीन मफलर क्या होता है, आप हाईवे
एक्सप्रेसवे या रेल पटरियों के किनारे जो क्रम कतार से आप देखे होंगे वृक्ष लगे होते हैं, उसे ही ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से होता है। ठीक है। मनुष्य की सामान्य वार्तालाप 60 डेसिबल होती है। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालती है। चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में, डाप्सन, डाप्सन किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, यहां देखेंगे ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। याद देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ये प्रश्न आ चुका है। अगर आवृत्ति पूछे, तीव्रता पूछे, अंतर है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है, ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। फ्लाइएस पूछा हुआ था एक बार, फ्लाइएस क्या है? धुआं और धूल के कण को फ्लाइएस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आएंगे ओजोन परत। ओजोन परत के विषय में आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुके हैं, आते रहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल समताप मंडल में ओजोन प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जो एक सुरक्षात्मक परत की तरह कार्य करती है। याद रखिएगा, हर कुछ हमने कवर किया है, कुछ चीजों को जियोग्राफी क्लास में, कुछ को ईवीएस की क्लास में, लेकिन कवर मैंने जरूर किया है, उस कंटेंट को आगे पीछे जरूर किया है। ठीक है। आप देखे होंगे ये मंडल वाली क्लास में उसमें लिया था, आपको याद होगा। सूर्य से आने वाली 8 किरणें बताए थे, सूर्य से आने वाली 8 किरणें, ये आपको याद होना चाहिए। एक्सरे, कॉस्मिक रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजुअल रे, इंफ्रा रे, माइक्रो रे, रेडियो रे, ये क्रम याद रखिएगा। और ये 4 स्टार्टिंग के 4, 1 2 3 4, ये खतरनाक होती हैं। इसके बाद ये खतरनाक नहीं होती, यानी सबसे कम खतरनाक कौन सा होता है? रेडियो। और सबसे अधिक खतरनाक क्या होता है? एक्सरे। ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, एक्सरे की खोज किसने किया था, और जिसने किया था उसको नोबेल प्राइज किस वर्ष दिया गया? और एक और प्रश्न, विश्व में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे दिया गया, ये भी आप बताएंगे। आप सबकी कमेंट को मैं पढ़ता हूं जब भी फ्री होता हूं, और जो है रिप्लाई भी करता हूं, आप देखे होंगे। नेक्स्ट देखिए, इन कीड़ों में अल्ट्रावायलेट कीड़ों को पृथ्वी पर छानकर ओजोन परत देती है। यदि ओजोन परत इन अल्ट्रावायलेट कीड़ों को न छाने तो किरणें पृथ्वी पर सीधे यदि किसी जीव जंतु पर पड़े तो त्वचा कैंसर, और वनस्पतियों पर गिरे तो उनके विकास को प्रभावित करती है। ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। ओजोन परत को एक रफ भाषा में हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये अगर ये सूर्य का है और सूर्य, ये पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी आपको बताए थे इससे कितनी किरणें निकलती हैं, 8 तरह की किरणें निकलती हैं। और यहाँ हम चर्चा करेंगे अल्ट्रावायलेट किरणें की। ठीक है। परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरणें की। अब क्या होता है, ये ओजोन परत है, ओजोन परत है। ठीक है। और ये क्या करता है कि ये जो परत है, और इसमें जो है कहीं कहीं छिद्र हो जा रहा है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि कहीं कहीं जो इसमें ये ऐसे छिद्र किस कारण से, जो है सीएफसी के कारण से, आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से। तो क्या हो रहा है कि जो इसमें से कीड़े निकल रही हैं, अल्ट्रावायलेट कीड़े, वो इस लेयर से छन के नहीं आ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें छिद्र हो गया है। छिद्र होने से क्या होता है कि सीधे ये कीड़े अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पे आती हैं। अगर किसी जीव के ऊपर पड़े तो स्किन कैंसर हो सकता है, याद रखिएगा। किसी पेड़ पौधे के ऊपर गिरे, उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। और जो है 16 सितंबर को इसको स्पष्ट अंटार्कटिका जो है वहां से देखा जाता है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। उसके करीब आप देखेंगे विश्व के नक्शे में तो दक्षिण अफ्रीका है, देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहां जो है 16 सितंबर को देखा जाता है। और यह जो है त्वचा कैंसर और सबसे अधिक केस वहां पे देखे गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें ओजोन परत को डाप्सन में मापा जाता है। ठीक है। मापा जाता है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक होता है तो आप लोग बता दिया करिए भाई। देखिए, मानव से ही गलती होती है, मनुष्य से ही गलती होती है। और इसको यहाँ तक स्लाइड को तैयार करने में कई लोग गुजरते हैं, पूरे ऑफिस में टीम होती है, वो टीम तैयार करती है, फिर भी कहीं कहीं गलती हो जाती है। लास्ट में मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मुझसे भी चेक करने में गलती हो जाती है। तो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर दिया करिए। उसको जो आपके ऐप में जब इसकी पीडीएफ दी जाती है तो बिल्कुल फिल्टर और सुधार करके दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और आप पीडीएफ से नोट किया करिए। सबसे पहले जो फोमैन, नाम याद रखिएगा, सबसे पहले जो फोमैन ने अंटार्कटिका से ओजोन परत को देखा। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर को अंटार्कटिका एवं दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों से ओजोन परत को स्पष्ट देखा जा सकता है। ओजोन परत को रोकने के लिए निम्न सम्मेलन हुआ, 2 सम्मेलन याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके एग्जाम में आ चुका है, और दूसरा वियना संधि आ चुका है 1988 में, 1987 में। ठीक है। और मेरे कहने का मतलब कि तैयारी ठीक से करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और एक ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।